For this class, we'll take some numericals on circular loop to find the magnetic field due to the circular loop on the axis, at the center या for straight wire के लिए. So सबसे first question देखते हैं. Two coaxial circular loop L1 and L2 of radii 3 cm and 4 cm are placed as shown. What should be the magnitude and direction of the current in the loop L2 so that the net magnetic field at the point O be 0. So आपको फिगर दिया हुआ है, आपको दो लूप दे दिए हैं और दोनों लूप एक पर्टिकुलर एक्सेस पे इस तरीके से प्लेस्ड हैं जैसा कि फिगर में शो किया गया है. करंट इन द फर्स्ट वायर यानी लूप L1 ये है, लूप L2 ये है. तो लूप L1 में आपको करंट गिवन था I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. I2 आपको गिवन नहीं है, ना तो उसकी डायरेक्शन गिवन है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड गिवन है. और आपसे कहा गया है कि हमें फाइंड करना है कि I2 हमें निकालना है सो दैट कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर O पॉइंट पर ज़ीरो हो जाए. इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट O पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए. अब ये नहीं पता ये सेंट्रल पॉइंट है, नहीं, सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O नहीं, बट जस्ट दे आर सेइंग कि पॉइंट O पे ज़ीरो हो जाए. सो अब हमने देखना है कि ये जो इन दोनों का डिस्टेंस भी दे रखा है, पॉइंट O से ये 4 सेंटीमीटर दूर है और ये 3 सेंटीमीटर दूर है. देन इट इज़ क्लियर कि ये सेंटर पॉइंट नहीं था. तो अब हमें बोला गया कि फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नेट डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होना चाहिए कि अगर इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हो. इस फिगर को देखकर ये क्लैरिटी नहीं मिलती है कि करंट कौन सा वाला फ्रंट पार्ट है, कौन सा बैक पार्ट है. तो मैं हेल्प ले रही हूँ एक 3D फिगर की, यानी कि 2 डायमेंशनल. मैंने एक छोटा सा मॉडल में इसके साथ अरेंज कर देती हूँ एंड यू विल गेट टू नो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. तो अब देखिए यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्लियर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल रहे हैं हम वो भी क्लियर हो जाएगा. तो मैंने दो लूप्स ले लिए हैं और यहाँ पर क्योंकि एरो मैंने इस तरफ माना था तो आई कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट एज दिस. अब ये साइड जो है डायरेक्शन जो है हमें पता है कि अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वी टेक नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज होता है तो वो साउथ पोल लेते हैं. या फिर आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाकर भी देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है. तो आप जस्ट जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपनी कर्ल ऑफ द फिंगर्स बेंड कीजिए और देखिए आपका थंब कहाँ पॉइंट करता है. तो थंब पॉइंट करेगा ए से इस तरफ, यानी कि B1 की डायरेक्शन मैंने शो करके, तो आपका इस केस के लिए थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है B1. ये B1 क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये लूप L1 के लिए. सेम ऐसे ही L2 के लिए क्या होना चाहिए, L2 के लिए आपका B2 इस तरफ पॉइंट करना चाहिए. और अगर आप चाहते हैं कि B2 इस तरफ पॉइंट करे तो फिर यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट इस लूप से अपोजिट होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर शो कर दी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड मेरा क्या बन रहा है, साउथ पोल इस तरफ इस पर्टिकुलर कॉइल के लिए. तो यहाँ पर आपकी दिखा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल इस साइड, नॉर्थ पोल इस साइड. लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इस साइड यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास नॉर्थ पोल बनना चाहिए अगेन, तभी अपोजिशन आएगा. तो देयर इज अ नॉर्थ पोल ऑन दिस साइड एंड साउथ पोल ऑन दिस साइड. तो नॉर्थ एंड नॉर्थ विल कैंसिल ईच अदर. आप इसे पोल की टर्म्स में समझो या ग्रिप रूल की टर्म्स में समझो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही है. नाउ लेट अस कैलकुलेट. एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो सर्कुलर लूप के लिए एट इट्स एक्सिस वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. सो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है. ये हमने बेसिक फॉर्मूला जो हमारा था सर्कुलर लूप के लिए वो हमने लिया. अब इसके अंदर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, एक बार निकालना है B1 और एक बार निकालना है B2. तो पहले मैं और हमें एक कंडीशन पता है कि B1 क्या होना चाहिए, B2 के इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बिकॉज करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है. तो B1 हमारा निकला म्यू नॉट I ऑफ 1, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.03 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, let me shift it little bit, yeah, then 2 into 0.03 होल स्क्वायर, क्योंकि आपको इस वाले लूप के लिए 0.03 रखा है और 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. इस वाले के लिए अपोजिट डायमेंशन 3 है और 4 है, मतलब रेडियस इंटरचेंज कर दिया विद द पोजीशन. तो अब हम फिर से देखते हैं वैल्यू. तो आपका ये शिफ्ट होके आता है 0.04 होल स्क्वायर और इसका भी कितना ले रहे हैं हम, 3/2 ले रहे हैं. दूसरी साइड भी म्यू नॉट I1 एंड 0.04 हो जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे एंड नीचे वाला फैक्टर तो सेम ही आना है. तो 0.03 होल स्क्वायर प्लस 0.04 होल स्क्वायर और उसका 3/2 कैंसिल आउट हो जाता है. म्यू नॉट कैंसिल हो जाता है. और अगर आप रेशो लें I2 के लिए कैलकुलेट करें तो आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली, क्योंकि ये सिर्फ रेशो बच जाएगी आपके पास. मैं लिखती हूँ 0.03/0.04 और इनका होल स्क्वायर और I ऑफ 1 बचेगा विच विल बी 9/16 इंटू 1 एम्पियर आता है. I1 की वैल्यू आपको 1 एम्पियर गिवन है, तो दैट विल गिव यू आंसर
0.56 एम्पियर। सो ये हमारा I2 आ गया और हमें ये पता चल गया। आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, जस्ट से दैट I2 इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप 1। तो लूप 1 की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, a large wire is bent as shown in the figure. What is the magnitude and direction of the field at the center of the circular portion? जो सर्कुलर पोर्शन है उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इफ द करंट I इज पासिंग थ्रू द वायर। करंट जो है वायर में से I करंट फ्लो कर रहा हो। तो हमें ये एक डायग्राम दिया है, इसमें एक तो स्ट्रेट वायर दे दी है, यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि वायर ऐसे थी, टर्न करके ऐसे निकल गई। तो ये वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से हमने बेंड किया था, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये दिस इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बिहेव एज अ स्ट्रेट वायर एंड दिस इज़ अ सर्कुलर लूप। और हमें पता है सर्कुलर लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज़ इक्वल टू, अगर स्ट्रेट वायर के लिए B1, इस सर्कुलर लूप के लिए बोल देते हैं B2 और स्ट्रेट वायर के लिए बोलते हैं B1। तो B1 जो हमें पहले स्ट्रेट वायर का ले रही हूँ, दैट इज़ इक्वल टू μ0I/2πr। ये किसका है? स्ट्रेट वायर के लिए है। अब दूसरा देखते हैं B(2), वो हो गया आपका सर्कुलर लूप के लिए, उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2r। ये किसके लिए? सर्कुलर के लिए। और सर्कुलर का भी वो केस जहाँ हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, नॉर्मल सर्कुलर केस नहीं, मतलब एक्सियल पे पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, हम सेंटर पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो B2 इज़ बिकॉज ऑफ द सर्कल, B1 इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और अब हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है कि या ये दोनों फील्ड ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो अब देखिए ये कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स अपर पार्ट विल बी गोइंग टू बिहेव एज नॉर्थ। और अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से कहाँ आती है फील्ड लाइन्स? बाहर की तरफ आती हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। और अब इस पर आप ग्रिप रूल लगाकर देखिए, ये इसको वायर को अपने हैंड में ग्रिप करके देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 वो भी आउटवर्ड नॉर्मल ही आएगी। तो B1 भी आपकी कैसी थी? डॉट की फॉर्म में है, और B2 जो आपकी निकल रही है वो भी किस फॉर्म में है? डॉट की फॉर्म में। लेकिन कहाँ पर? यहाँ पर। तो B1 डॉट, B2 भी डॉट, तो दोनों आपको सेंट्रल पॉइंट पे डॉट मिल रहे हैं, तो दे विल ऐड। तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड? B1 प्लस B2। आपको सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, तो μ0/2r आप बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में 2r आ रहा था इसलिए मैंने उसको कॉमन निकाल लिया और अंदर बच गया, अच्छा I भी कॉमन आ सकता है, 1 + 1/π। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इजी होते हैं कंपैरेटिवली। मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस आई फाउंड दैट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्वेश्चन करते थे उनसे कंपैरेटिवली ये ईजियर है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सेगमेंट्स दिए हुए हैं और सेगमेंट्स जो है इनका हम कुछ नाम दे देते हैं, तो P, Q और R और S सेगमेंट हम मान लेते हैं। और कहा गया है सेंट्रल पॉइंट O पर आपको इनकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और दोनों के लिए जो डिस्टेंस है फ्रॉम द O वो भी आपको डिफरेंट दे रखा है, एक के लिए A है और दूसरे के लिए नहीं, R पॉइंट के लिए, RS सेगमेंट के लिए जो डिस्टेंस था वो B है। तो दोनों के लिए आपको डिस्टेंस भी अलग अलग दे रखा है और आपको आर्क लेंथ भी अलग अलग दे रखी है। और ये जो एरो इंडिकेट कर रही है ये करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है। तो यानी वो कह रहा है कि हमने इस तरीके से लूप बना दिया कि Q से P की तरफ, वापस S से P से S की तरफ और फिर करंट घूम के लूप में, इस तरीके का लूप करंट हमें डायरेक्शन मिल रही है। और यहाँ जो एंगल उन्होंने गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो अल्फा है। अब मांग क्या रहे हैं? शोन इन द फिगर अ करंट लूप, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर A। तो सेंटर A पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बिकॉज ऑफ दिस। तो अब हमें पता है कि जब हम स्ट्रेट वायर वाली डेरिवेशन करते थे तो हमने एक स्पेशल केस लिया था कि अगर आपका R उसी लाइन पर लाई कर जाए तो फिर, यानी उसी एक्सियल पॉइंट पे, उसी लाइन की एक्सटेंशन पे पॉइंट करे तो फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर क्या हो जाती है? 0। तो लाइन के ऊपर कोई फील्ड नहीं होती। तो यहाँ देखिए RQ और SQ ये उसी लाइन पर हैं जो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऑन द सेम एक्सिस, उसी लाइन के एक्सटेंशन पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब RQ की वजह से और SQ की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर डेवलप नहीं होगी। तो अब बचा क्या? PQ एंड RS। अब ये PQ और RS पे अगर हम सिंपल बाइट-सेवर्ट लॉ लगाएं तो फॉर्मूला होता था μ0/4π IdL sin θ/r²। ये आप नॉर्मल बाइट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला लेके चलते थे, लेकिन यहाँ तो ये लेंथ होती थी स्मॉल सेगमेंट, ये स्मॉल सेगमेंट होता था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ मेरा सेगमेंट काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए जब मुझे नेट फील्ड निकालनी पड़े तो मैं लिख सकती हूँ μ0/4π I, और अब लेंथ
टोटल लेंथ लेनी होगी हमें, तो यहाँ लेंथ ले लेते हैं। एक केस में आएगी एस क्यू, तो मैं पहले ऊपर एस आर का लेते हैं। तो एक केस में एस आर लेंथ होगी और डिवाइड बाय आर स्क्वायर ले रहे हैं। अब ये जो आर्क होती है उसके साथ ओ डिस्टेंस का जो पोजीशन वेक्टर या रेडियस का जो वेक्टर बोलते हैं या एंगल बोलते हैं वो कितना होता है 90 डिग्री। तो टेंजेंट के साथ अगर हम स्मॉल एलिमेंट लेते तो स्मॉल एलिमेंट के साथ रेडियस का एंगल कितना होता, मान लीजिए टेंजेंट यहाँ बनाते हैं, तो टेंजेंट लेते छोटा सा डीएल एलिमेंट लेते उसकी डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता वो कितना बनता 90 डिग्री बनता। तो यहाँ साइन 90 हो गया। तो फॉर्मूला अब ये है, बुक्स में डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्यों आया कहाँ से आया कुछ नहीं बताया हुआ, लेकिन आपको यहाँ मैंने बता दिया कि थीटा कितना है 90 है और लेंथ हम ले रहे हैं क्योंकि बड़ी लेंथ है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट नहीं है सिर्फ, इसीलिए हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला है फॉर द लेंथ एस आर। सेम ऐसे ही हम निकाल लेंगे पी क्यू के लिए, दोनों के लिए निकालते हैं। तो एक तो हम इसको कहते हैं एस आर के लिए निकाल रहे हो, सेम ऐसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसके लिए, पी क्यू के लिए। तो क्यू एंड पी तो दोनों के लिए निकालेंगे, उसके लिए भी वही निकालेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एल, लेकिन लेंथ अब क्या हो जाएगी पी क्यू हो जाएगी और नीचे आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर इज़ द डिस्टेंस, लेकिन दोनों केसेस में आपको आर अलग अलग दिया हुआ है, एक केस में ए दे रखा है दूसरे केस में बी दे रखा है ना। पहले हम निकालते हैं एल की वैल्यू, तो हमारे पास अल्फ़ा का फॉर्मूला होता था यानी एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क मेरी सपोज जो भी मैंने लेंथ लिया, एक बार मैंने एस आर लिया एक बार पी क्यू लिया, तो जो भी आप लेंथ ले रहे थे मैं सिंपली लिख रही हूँ आर्क अपॉन रेडियस का डिस्टेंस लेते हैं एल बाई ए आर। तो जब मैं या इसको मैंने कैसे लिया है आर्क अपॉन रेडियस से लिया है, दिस आई एम राइटिंग आर्क अपॉन रेडियस। तो दोनों केसेस में जब आपको लेंथ निकालनी है एस आर तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इंटू रेडियस, उस वक्त एस आर के लिए कितनी थी बी, और जब आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी पी क्यू तो हो जाएगी अल्फ़ा इंटू ए, और ये दोनों 1 बाय 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड एस आर का ले रहे हो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, अब यहाँ पे अल्फ़ा ए पुट कर देते हैं और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो आपके पास फॉर्मूला ही बचा। सेम ऐसे ही आप निकाल सकते हैं पी क्यू के लिए। अच्छा मैंने एस आर के केस में मुझे बी लेना था तो यहाँ बी आएगा एंड इट इज़ बी, और जब मैं पी क्यू का केस ले रही हूँ तब मुझे ए लेना है, तो दैट इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, अब ए बाय ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, दिस अगेन वी हैव टू सी। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ करंट, यहाँ करंट इधर जा रहा है और यहाँ करंट इस तरफ आ रहा है, दोनों सेम तो है नहीं करंट, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो अब ये क्लियर हो गया कि इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, तो हम ये देख लेते हैं ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड किसका होगा, ए वाले का, क्योंकि ए वाले का डिनोमिनेटर में लेंथ जो है वो कम है यानी रेडियस जो है वो कम है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बी नेट, जो आपको मिलेगी वो क्या होना चाहिए, दिस ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी ऑफ पी क्यू में से हम बी ऑफ एस आर सब्ट्रैक्ट कर दें एंड दैट फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी, यू कैन राइट, मैं सिंपली लिख देती हूँ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, तो एज इट इज़ रहेगा, ये म्यू नॉट आई बाई आई स्मॉल में लिख सकते हैं एंड अल्फ़ा भी एज इट इज़ रहेगा और अंदर बच जाएगा बी माइनस ए, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका एलसीएम लेने के बाद तो ए बी आपका आंसर आ जाता है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये मैंने नेट निकाला था, तो दिस इज़ योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली क्वेश्चन आगे लिखा हुआ नहीं तो मैं एक्सटेंड कर देती, क्वेश्चन लिखा हुआ था ऑलरेडी, क्लियर कर देती हूँ। ये बी है आपका जिसको मैंने कट किया है नीचे की पावर के साथ, अगर कुछ ओवर राइटिंग हो गई है वैसे यहाँ पर, चलिए खैर कोई बात नहीं। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, आप अपना ग्रिप रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ एक्ट करनी चाहिए, करंट वायर की वजह से जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो नॉर्थ पोल बनेगा, जबकि उसकी वजह से क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आ रही है एंड दे विल कैंसिल ईच अदर, नॉट कम्प्लीटली बट दे विल हैव सम रिमेनिंग रेस्ट लेफ्ट आउट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लेफ्ट आउट मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि एक को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करके जो हमने मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You are given with A, B, C, D is a circular coil of thin uniform conductor PQ and QC। तो आपको P, Q and QC, अच्छा Q कहाँ है, ये P और Q जो है दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं, स्ट्रेट वायर, थिन यूनिफॉर्म वायर, और वो कनेक्ट हो रहे हैं किससे, यहाँ पर आपके एक सर्कुलर कॉइल से कनेक्ट हो रहे हैं। इफ़ 5 एम्पियर करंट एंटर्स फ्रॉम P to A,
P से A की तरफ 5 एम्पियर करंट आ गई है, फाइंड B यानी मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जो 5 एम्पियर एंटर हुआ वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर फिर से वापस कंबाइन होके जाते हुए 5 एम्पियर में। ये तो नॉर्मल किरचॉफ लॉ ही होता है कि करंट जो है दोनों अगर इक्वल रेसिस्टर्स हैं तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म कंडक्टर है, तो इसका मतलब सेम है और दोनों के बीच का सर्कल शेप बना रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम क्या सेम वायर है उसको हमने यूज़ किया है, तो करंट विल बी इक्वली डिवाइडेड। तो 5 एम्पियर करंट था, आधा इधर गया आधा गया, लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी ए पर और इसकी वजह से जो डेवलप होगी अगेन पॉइंट ओ पर, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और क्योंकि उनका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस भी सेंटर से ए ही है, इसका डिस्टेंस भी सेंटर से ए है, यानी रेडियस तो सेम है। तो जो सर्कुलर लूप के लिए या हाफ सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता था वो अगर हम यहाँ लगाएं तो वो क्या दिखाता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल आउट। सो ये वाला लूप और ये वाला लूप, इन दोनों की वजह से तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एड अप नहीं हो रही। अब इसका और इसका इफेक्ट क्या पड़ा वो अब हम देखते हैं। ना दीज टू विल बिहेव एज हाफ सेगमेंट, ये हमारे को हाफ सेगमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम एक सर्कुलर स्ट्रेट वायर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, मैं पूरा फॉर्मूला लिख रही हूँ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, और ये हो जाता था साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। ये पूरे कंप्लीट सेगमेंट का होता था, लेकिन उस कंप्लीट सेगमेंट की फिगर क्या होती थी, ये डीएल एलिमेंट इधर लेते थे हम, एक डीएल एलिमेंट इधर लेते थे, ये आपका फाई 1 होता था और ये आपका फाई 2 होता था, और ये आपका डिस्टेंस होता था आर। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट पी यहाँ है। तो अब क्या सिचुएशन है, अब वो कह रहा है कि नहीं, एक साइड से तो वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन एक साइड के एज पर ही आपकी ये कॉइल की तरफ रखा हुआ है। तो अगर ये पॉइंट हम एक कॉर्नर की तरफ ले आएँ तो एक एंगल तो फाई 1 हो गया आपका 0 और दूसरा एंगल फाई 2 हो जाता है 90, क्योंकि अगर पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा तो एक तरीके से हम सोचो कि हमने कॉइल यहीं से शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये फाई 2 तो ख़त्म हो गया। अगर पॉइंट पी आपका बिल्कुल एंड पर शुरू हो रहा है या यहाँ पर रख दिया तो फाई 2 नहीं है, फाई 2 0 हो जाता है हमारा, जो मैंने उल्टा दिखा दी बोल दिया यहाँ पे, बट 1 विल बी 0। सो और फाई 1 क्या होगा, फाई 1 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वो एक्सटेंड होता रहेगा, वो कभी उससे ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा, तो इट विल बिकम पैरेलल, यानी कि P से जाने वाला फाई 1 एंगल तो आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। और फाई 2 क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर एक एंड पे आप प्लेस करते हैं तो फाई 2 हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ मैंने दोनों में से एक, अब मैंने यहाँ लिखते वक्त उल्टा लिख दिया, पर इट्स वन और द सेम थिंग कि हम ये माने थे कि मैंने पॉइंट P को यहाँ ना रख के मैंने उस साइड रख दिया था, तो इट्स अ सेम थिंग। तो अभी हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट आंसर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। ये स्ट्रेट वायर के लिए बचा सिर्फ। यहाँ मेरी 2 स्ट्रेट वायर है, यानी कि एक हाफ सेगमेंट को, इसी को हम हाफ सेगमेंट भी बोल देते हैं। तो क्या हुआ कि एक एंड पे रखा हुआ है, तो इस वाले 5 एम्पियर के लिए भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, इस वाले 5 एम्पियर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि वेदर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आप अपना ग्रिप रूल लगाइए, राइट हैंड ग्रिप रूल, और उसमें देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर कहाँ पॉइंट करती है, जो स्ट्रेट कंडक्टिंग डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो आउटवर्ड नॉर्मल आएगी, और बिकॉज ऑफ दिस कॉइल ऑल्सो इट विल बी आउटवर्ड नॉर्मल। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही हैं, डॉट में आएंगी और आउटवर्ड आएंगी। तो B1B BP कह सकते हैं इसको, और इसको कह दें हम क्या, BQ। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही हैं, तो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर आपको करंट दे रखा है। तो जब आप बाकी सभी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, रेडियस की वैल्यू भी हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर को हाफ करते हैं और आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर, इट विल कम आउट टू बी 10⁻⁵ टेस्ला फॉर 1 केस। सेम उतना ही BP के लिए आ रहा है और उतना ही आपका BQ के लिए भी आ रहा है। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा इन दोनों का ट्वाइस, या तो ट्वाइस ऑफ BP कर दीजिए, तो ये आ गया आंसर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। रिमेंबर, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड फील्ड, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड नॉर्मल फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से O पॉइंट पर निकालनी है। जनरली बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, वो ग्रिप रूल लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या स्क्रू रूल लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी तो डायरेक्शन वो सेम नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही, अगर जैसे आपने इस ग्रिप को
होल्ड किया अपने हाथ में, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो लेकिन फिंगर्स यहाँ से अंदर की तरफ जा रही हैं इस साइड से, तो इधर तो बाहर आ रही हैं और हमें निकालना कहाँ है, ओ पे। तो ओ पे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, सेम ऐसे यहाँ पर ओ पर बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। इसको भी कंपेयर करो तो ओ से कंपेयर करो, इसको भी कंपेयर करेंगे तो ओ पे कंपेयर करेंगे। तो आपने बेसिकली ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो आप हर बार देखो कि हमारी वायर्स जो हैं या फिर फील्ड लाइंस जो हैं वो घूम के कहाँ, कब और किस डायरेक्शन पे ओ पर पहुँचती हैं। Another question, find the magnetic field at the common center of two identical coil with current I and √3I. Now in this case आपको दो कॉयल दे रखी हैं और दोनों इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हैं। एक की डायरेक्शन ऑफ करंट I दी है और दूसरे का भी मतलब I दिया है, इसको हम मान लेते हैं I और इसको मान लेते हैं √3I, यानी P की हमने करंट वैल्यू मान ली है 3I √3I एंड I की करंट वैल्यू मान ली है हमने I। तो इन दोनों केसेस में ऐसे उसने कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ हो अगर कि Q का I है या रिस्पेक्टिवली जैसा कुछ लिखा हुआ तो आप अकॉर्डिंगली लें। यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कंसीडर किया था, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग एक की I वैल्यू है करंट की और एक की √3I है। अब ये प्लेस किस तरीके से है इसको हम 3D मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये दोनों कॉइल्स कुछ इस तरह से प्लेस्ड होंगे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। जो Q है उसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो इसका मतलब Q के लिए अगर हम ग्रिप रूल लगाते हैं, ग्रिप रूल में कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी, इस तरफ, आपके राइट हैंड की तरफ जाएगी। और अगर आप ये वाला P वाला लूप लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर है, और अगर आप इस डायरेक्शन ऑफ करंट से के हिसाब से कर्ल ऑफ द फिंगर देखें तो वो पॉइंट करेगी ऊपर की तरफ। तो यानी दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस केस एज, यहाँ पर मैं कह देती हूँ इसको मैग्नेटिक फील्ड Q की है और यहाँ ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो P की है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन P की हो गई, ये B की हो गई, Q की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर P की आपको फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला हो गया μ0, लेकिन करंट कितना दिया हुआ है √3I और आपके पास 2R। रेडियस तो दोनों की सेम बोली, आइडेंटिकल बोला है, दोनों को आइडेंटिकल क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। दिस इज आइडेंटिकल लूप। तो आइडेंटिकल कॉइल्स की बात करें तो रेडियस दोनों का सेम होगा। सेम ऐसे यू कैन कैलकुलेट फॉर म्यू क्यू, और वो करंट हम I ले रहे हैं तो दैट इज़ 2R, और दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, रिजल्टेंट विल बी समवेयर इन बिटवीन। तो ये आपका आ जाएगा बी नेट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। और ये एंगल जो है थीटा, हमें ये थीटा भी निकालना है और बी नेट भी निकालना है। तो पहले हम बी नेट निकालते हैं। तो बी नेट शुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बी पी स्क्वायर प्लस बी ऑफ क्यू स्क्वायर। और जब आप इन दोनों की वैल्यूज प्लेस करते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, μ0I/r यू विल गेट एज एन आंसर। सेम ऐसे ही अगर आपको टेंजेंट थीटा निकालना है तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है आपकी क्यू वाली मैग्नेटिक फील्ड और बेस है क्यू, तो हम ले सकते हैं BP/BQ। और BP/BQ दोनों में फ़र्क क्या है, ये सिर्फ √3 टाइम्स है और ये I है, तो आपका आंसर आ जाएगा √3। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव योर आंसर। तो √3 हमारा एंगल आ जाता है, थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 60 डिग्री, एंड BP तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। सो दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे।